हेलो दोस्तों, इरेडा ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर जो है वो आउट किए हैं। वीडियो में हम क्वार्टर थ्री के नंबर के साथ साथ 9 महीने का भी हम बिजनेस का एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो हम जानते हैं इरेडा आखिर करती क्या है। तो देखिए, भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं, चाहे वो आप कह सकते हैं टाटा पावर हुई, एनटीपीसी ग्रीन हुई, यानी कि जो रिन्यूएबल सेक्टर में काम करें, उनको फाइनेंस करने का काम जो है वो इरेडा के द्वारा किया जाता है। वीडियो में हम Q3 के नंबर का भी एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ कंपनी के जो 9 महीने के बिजनेस थे उनके भी नंबर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और हम देखते हैं कि इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, मतलब प्रेजेंट टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से इंडिया में कितनी बिजली बनाई जा रही है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो आप देखेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 24 में 191 गीगावाट जो है वो बिजली इंडिया की तरफ से जनरेट की जा रही है। अब फ्यूचर में क्या इसका प्लान है इंडिया का, अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए 2030 तक जो इंडिया का प्लान है, रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट जो है वो पहुंचाने का प्लान इंडिया कर रही है। अब आप देख पा रहे हैं कि अभी लगभग 191 या 200 के आसपास जो है वो रिन्यूएबल गीगावाट जो है इंडिया जनरेट कर रही है। फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि कंपनी का जो इससे जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनका प्लान जो है वो बहुत अच्छा है, या फिर गवर्नमेंट कह सकते हैं इस पे फोकस ज़्यादा कर रही है। अब अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से बात करते हैं तो सोलार के भी द्वारा इनमें बिजली बनाई जा रही है, विंड के द्वारा भी, हाइड्रो पावर और बायो एनर्जी के माध्यम से भी इसमें बिजली जनरेट की जा रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी का हमारे आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर आप ये मान लीजिए कि 1 हफ्ते या 5 दिन लाइट नहीं आती है तो हमारे आपकी लाइफ में जो है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हुए, लैपटॉप हुए, टीवी हुई, जो भी चीज़ है, आप अपने घर में देखिए कहीं ना कहीं हर प्रोडक्ट का कनेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए डे बाय डे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ये इस सेक्टर से जुड़ी हुई जो जो भी कंपनियां हैं वो जो है उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। अब हम चलते हैं फाइनेंशियल की तरफ, यानी कि कंपनी के नंबर हम देखते हैं कि कैसे रहे। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की, देखिए जो भी एनबीएफसीज होती हैं या फिर बैंक होती हैं, अगर उनमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात की जाए तो वो जो होता है वो बैंक जो एनबीएफसीज लोन देती हैं कंपनियों को, फिर वहाँ से जो इंटरेस्ट जनरेट करती हैं वो होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। अब उसमें चाहे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कह लीजिए या फिर बैंकिंग का अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वो नेट इंटरेस्ट इनकम या फिर इंटरेस्ट इनकम के तौर पे माना जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखते हैं इरिडा के केस में तो 1698 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है वो दिसंबर यानी Q3 में जनरेट किया है। अगर हम एक साल पहले चलेंगे यानी दिसंबर 2023 में अगर हम देखेंगे तो ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था इनका 1253 करोड़ था। अब वहाँ से रेवेन्यू आप देखेंगे कितना चेंज हुआ है, यानी 36% जो है रेवेन्यू इनका वहाँ से ग्रोथ किया, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी लोन ज़्यादा दे रही है और वहाँ से इंटरेस्ट जो है वो कंपनी ज़्यादा कमा रही है। अब 9 महीने की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे एक साल पहले यानी 2023 में देखते हैं तो 3573 करोड़ जो है इन्होंने नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किया था 9 महीने में फाइनेंशियल ईयर 23 में। 24 की अगर हम बात करते हैं तो 4838 करोड़ का जो है रेवेन्यू किया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे 35% की ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली थी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद फिर प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है 425 करोड़ रहा है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो प्रॉफिट जो इनका था 336 करोड़ था। प्रॉफिट में आप देख पा रहे हैं ग्रोथ जो हुई है वो 27% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर 9 मंथ से हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ भी आप प्रॉफिट देखेंगे 31% जो है कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव अच्छी बात है। अब आगे हम चलते हैं और फिर हम देखेंगे इनके कुछ फाइनेंशियल की रेशियो है। अगर उसकी हम बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे इस क्वार्टर में जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन रहा है 3.33 रहा है परसेंट, जो कि आप अगर एक साल पहले जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो इनका था वो 3.20% था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है वो लगभग 3 से 5% के आसपास अगर है या फिर इससे ऊपर है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है एनबीएफसी बैंकों के लिए। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो आप देख रहे हैं साल दर साल जो है वो कंपनी का इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि जहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको जो है वो ज़्यादा ही हमेशा दिखेगा, चाहे वो बैंक का आप एनालिसिस कर लीजिए, किसी भी एनबीएफसीज का एनालिसिस कर लीजिए, जो भी कंपनियाँ फाइनेंस करती हैं उनका आप एनालिसिस करेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस भी जो है वो साल दर साल कंपनी का ग्रोथ
ग्रोथ कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पीसीआर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हमें देखने को मिली है, क्योंकि प्रोविज़न कवरेज रेशियो जो है, अगर किसी एनबीएफसी बैंक आप देखेंगे तो लगभग आपको बैंकों में तो 70% के ऊपर, और एनबीएफसीज में आप देखेंगे तो ठीक ठाक एक हेल्दी कंडीशन पे रहता है। लेकिन इरेडा के केस में आप देख पा रहे हैं कि पीसीआर रेशियो इनका थोड़ा सा कम हुआ है, जो कि इनके लिए थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। अगर इनका पीसीआर रेशियो कम हुआ है तो हो सकता है इनके एनपीएस भी इंक्रीज़ हुए हो। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे इन्होंने जो लोन दे रखा है वो किन किन सेक्टर पे कहाँ कितना अमाउंट दे रखा है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले इनके एडवांस की कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे, ये देखिए 59,698 करोड़ जो इन्होंने लोन दिया था, वो दिया था मार्च 2024 में। अब ये Q2 था, नहीं सॉरी Q4 जो था, जब उसके नंबर आए थे तो आप देखेंगे इन्होंने जो लोन दिया था 59,698 करोड़ दिया था। अब इस क्वार्टर में आप देखेंगे, यानी दिसंबर 2024 तक Q3 में आप देखेंगे इनका जो टोटल लोन अमाउंट है वो 68,960 करोड़ जो है इन्होंने लोन दिया है। अब किन सेक्टर को लोन दिया है वो भी आप देख पा रहे हैं, ये इनके कुछ सेक्टर हैं। एक साल पहले अगर हम जाते हैं, यानी दिसंबर 23 में, तो आप देखेंगे इनका जो लोन अमाउंट था 50,580 करोड़ था। तो वहाँ से आप देखेंगे साल दर साल इनका जो लोन अमाउंट है, यानी एडवांसेस हैं, इन्होंने वो कंपनियों को ज़्यादा दिए हैं। पब्लिक सेक्टर में इन्होंने इतना दे रखा है, प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने इतना दे रखा है दिसंबर 2024 तक। अब सोलार बिजनेस के लिए इन्होंने 17,787 करोड़ का इन्होंने लोन दिया है, यानी 26% जो लोन दिए हैं इन्होंने सोलार को दिए हैं। विंड की अगर हम बात करते हैं तो 10,747, ये इनके कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे इन्होंने ये लोन प्रोवाइड किया है। आगे चलते हैं, अब वीडियो में हम बात करेंगे एसेट क्वालिटी के बारे में। अब देखिए, एसेट क्वालिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी का एनालिसिस करें तो एसेट क्वालिटी ज़रूर देखें, यानी कि बैंक या एनबीएफसी जो भी लोन दे रही है वहाँ से रिकवरी कितनी कर पा रही है या फिर रिकवर कितना हो रहा है, ये हमें पता चलता है एनपीए से, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स होते हैं उनके माध्यम। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिली है, क्योंकि जो इनका ग्रॉस एनपीए रेशियो रहा है 2.68% रहा है, जो कि प्रीवियस अगर हम दिसंबर यानी मार्च तक अगर हम देखते हैं, कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए रेशियो था 2.36% था। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं इनका ग्रॉस एनपीए जो रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यानी 1845 करोड़ रुपए ऐसा है जो कंपनी को मिलने में समस्याएं आ रही हैं, या फिर इनको मिल पाए या फिर ना मिल पाए, इस पर भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। नेट एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो 1024 करोड़ जो है वो कंपनी का जो अमाउंट है वो बहुत ही मुश्किल हो चुका है मिलने का। अब ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए डिफरेंस आप समझेंगे। ग्रॉस एनपीए ओवरऑल जो इन्होंने लोन दिए हैं वो है ग्रॉस एनपीए का। नेट एनपीए इन्होंने कुछ प्रोविज़न कर रखा है, जो भी प्रॉफिट करती हैं बैंक वगैरह एनबीएफसीज, इसमें से कुछ हिस्सा ये अपने प्रोविज़न में रखती हैं, यानी कि अगर कोई भी लोन ख़राब हो गया तो अपनी तरफ से मिला के जो है वो काम या फिर लोन जो है वो कम कर सकते हैं। जैसे आप अपनी पर्सनल डेली लाइफ में एक इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे रखते हैं 2-4 हज़ार रुपये या 10,000 रुपये या कोई लाखों में भी, कि अगर कोई इमरजेंसी आती है और हमें पैसे का काम पड़ता है तो हम उस इमरजेंसी फ़ंड से जो है वो निकाल के यूज कर सकते हैं। तो वैसे भी बैंक और एनबीएफसीज के पास जो होता है वो प्रोविज़न होता है प्रॉफिट से जो करते हैं। तो ये एक चैलेंज है, देखते हैं Q4 में कंपनी के नंबर कैसे आते हैं, क्या ये ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो कम हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75% ओन करती है इस कंपनी को। उसके बाद एफआईज की बात करें, रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, बाकी सबकी जो है ये शेयर होल्डिंग है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं 0.5 या 0.1% भी आपको जानकारी दे पाया हूँ तो चैनल को दोस्तों हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर करिए, जो भी शेयर मार्केट के इंटरेस्टेड लोग हैं उन तक वीडियो पहुँचाइए। और शेयर मार्केट से जुड़ी वीडियोस और कंपनियों के एनालिसिस के लिए मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ, और चैनल को दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।